प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा फर्स्ट ईयर आर्ट के अंतर्गत यानी विषय भूगोल यानी जो खंड ख है, इसको द्वितीय खंड भी कहा जाता है। इस द्वितीय खंड के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? इस द्वितीय खंड के अंतर्गत भारत की भौतिक पर्यावरण के बारे में आप आज पढ़ेंगे। भौतिक पर्यावरण यानी भारत का जो भौतिक पर्यावरण है, इन पर्यावरणीय स्थितियों के बारे में यानी इस द्वितीय खंड में आप पढ़ेंगे। तो आप आज जो है इस द्वितीय खंड के अंतर्गत जो भारत का भौतिक पर्यावरण है, इसके अंतर्गत आप अध्याय भारत की स्थिति एवं विस्तार, क्या है? भारत की स्थिति एवं विस्तार, यह जो है यानी द्वितीय खंड के अंतर्गत ये पहला चैप्टर है। तो इसमें स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ाने से पहले आपको भारत का यानी परिचय कराता हूं कि भारत क्या है, भारत का नाम जो है भारत कैसे पड़ा, और इसको इंडिया, हिंदुस्तान, ये विभिन्न तमाम नामों से, अनेकों नामों से जो है जो आज भारत को जाना जाता है। तो इसके बारे में आप पहले रूबरू हो लें, जान लें, समझ लें। तो आइए आपको ले चल रहा हूं मैं भारत का परिचय पर यानी भारत के इंट्रोडक्शन पर। तो भारत के इंट्रोडक्शन में, परिचय में, भूमिका में आप सबसे पहले ये जानेंगे कि ऐतिहासिक प्रमाणों से यानी ऐतिहासिक प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। कैसे? यह बात कैसे स्पष्ट होती है? ऐतिहासिक प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत के नाम पर यानी भारत जो है यानी ऐतिहासिक जो प्रमाण है उसके आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि भारत के नाम पर, किसके नाम पर प्यारे बच्चों? भारत के नाम पर जो हमारे पूर्वज जो भरत थे यानी जो ऋषि, उनके भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। यानी किसके नाम पर पड़ा है? भारत के नाम पर जो है यानी हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा है, आर्यों की भूमि होने के कारण। लेकिन यह भारत की जो भूमि किसकी भूमि रही है? आर्यों की भूमि रही है। यानी यहाँ सबसे पहले आर्य जाति के लोग आए और आर्यों ने आकर के इस क्षेत्र जो है पर बसे। तो इसीलिए सबसे पहले आर्यों के यहाँ निवास स्थान होने के कारण, आर्यों के आगमन के होने के कारण इस भारत की भूमि को आर्यों की भूमि मानी जाती है। तो इस आर्यों की भूमि होने के कारण इस भारत की धरती को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। क्या कहा गया प्यारे बच्चों? आर्यावर्त कहा गया। तो इसका नाम आर्यावर्त भी है। ये भारत का नाम जो है क्या है? आर्यावर्त भी है। तो आर्यावर्त भी कहा गया। फिर जो ईरान देश के यानी जो ईरानी थे, उन ईरानियों ने यानी ईरानियों द्वारा फिर यह बताया गया कि ईरानियों द्वारा यह कहा गया कि सिंधु नदी के जो तटीय निवासियों को यानी ईरानियों द्वारा सिंधु नदी के तटीय निवासियों को यानी क्या कहा गया? हिंदू कहा गया। यानी ईरानियों द्वारा सिंधु नदी के तटीय निवासियों को हिंदू कहा गया। और इस समस्त यानी जो समस्त भारत का भूभाग है, इस भूभाग को यानी जो संबद्ध भूभाग है यानी भारत से मिलते जुलते जो संबद्ध भूभाग है, इस भूभाग को हिंदुस्तान कहा गया। क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। तो यह हिंदुस्तान कहा गया। आप ये भी जान लिए कि हिंदुस्तान क्यों कहा गया। हम आते हैं रोमवासियों की बात करते हैं कि
जो रोम के वासी थे, वह रोमवासी जो है, रोमवासियों द्वारा सिंधु नदी को, यानी जो सिंधु नदी है, वह सिंधु नदी को इंडस कहा गया। क्या कहा गया? इंडस कहा गया। तथा वहीं यूनानियों की बात हम करें तो यूनानियों के द्वारा इसे इंडोस कहा गया। क्या कहा गया? यूनानियों के द्वारा इंडोस कहा गया। भारत का नाम जो है, इसको जो है इंडोस रखा गया। और यही कारण है कि इसी कारण के द्वारा हमारे देश, यानी कौन सा देश? हमारे देश यानी भारत का नाम जो है इंडिया पड़ा। क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। तो आप इंडिया भी क्यों पड़ा, ये भी जान गए। ऐसा माना जाता है, यानी ऐतिहासिक प्रमाणों से यह साक्ष्य, यह गवाह आधार प्राप्त होता है। और भारत का जो नाम है, भारत के नाम से लेकर के और इंडिया पड़ा, यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं। इन नामों से, विभिन्न नामों से जो है इस भारत को जो है, धरती को जाना जाता है और इसका नाम भारत और इंडिया रखा गया। भारत की स्थिति। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र चित्र 1.1 को देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत सीमांतगर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बॉक्स में भी आप देख सकते हैं कि मानक मील जो है 63,360 इंच, समुद्री मील 72,960 इंच, एक मानक मील लगभग 1.6 किमी, यानी 584 किमी। एक समुद्री मील का मतलब होता है लगभग 1.8 किमी, यानी 1.824 किमी। तो आप ये समझने की कोशिश किए, हमारे देश की जो दक्षिणतम सीमा बंगाल की खाड़ी से में 6.45 उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 अंश है। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि यह कितना है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर गणना करते हैं तो यह भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है लगभग 30 अंश है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी यानी 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर हैं। इस अंतर का क्या कारण है, यह प्रश्न सामने आपके आता है। इसे भी जानने के लिए पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य एवं जो है राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसरण प्रयोगात्मक पुस्तक 2006 के अक्षांश व देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 को आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। यानी जब हम अक्षांश 0 अंश अक्षांश से लेकर के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो यह देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच यानी देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में और यानी भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंध में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में है अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में भी स्थिति इसको माना जाता है। यही स्थिति देश के भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी होती है। इसी के कारण यह सभी में यानी भिन्नताएं देखने को मिलती है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतरी रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो कि हमारे देश के सबसे पूर्व व सबसे पश्चिम भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित हैं। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदित होता है, यानी उत्तर पूर्व के राज्य जो अरुणाचल में जैसलमेर यानी पश्चिम की राज्य की तुलना में सूर्य जो है पूरब में 2 घंटे पहले उदित होता है। तो पूर्व से डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिसमें से मानक यामोत्तर गुजरती है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को यानी 7 अंश 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 अंश 30 मिनट पूर्वी यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जो भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच मानक समय में 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय मानक कटिबंध है।